इस चैप्टर में हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर मैनेजमेंट चीज़ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा ही पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेना है कि थ्योरीज़ कहाँ से आई, ये मैनेजमेंट शब्द कहाँ से आ गया, आखिर हम लोगों को ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है। हम लोगों को एमबीए नहीं करना है, पहली चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो फिर बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग मैनेजमेंट थ्योरी शुरू करने वाले हैं कि और उसमें तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स हम लोग पढ़ेंगे और प्राचीन काल से हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों की तो आदत होती है हर चीज़ प्राचीन काल से शुरू करने के लिए। आगे फिर हम प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट को जो है, इसको दो चीज़ें बोला जाता है, एक साइंस भी होता है और एक आर्ट भी होता है। दोनों चीज़ इसमें बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि जैसे किसी इंडस्ट्री में वर्किंग हो गया, कोई गवर्नमेंट का चीज़ हो गया, कोई ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया, कोई सोशल थ्योरीज हो गया, और ये सारी चीज़ें मिला करके हमारी बनाती हैं मैनेजमेंट। इन सब जगहों पे हमारा मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। तो इसीलिए सॉफ्ट इस साइंस और प्रैक्टिकल आर्ट भी बोलते हैं इस चीज़ को। और ऐसा कोई आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे इसको डिटेल से। और मैनेजमेंट का यूज़ इसलिए भी किया जाता है ताकि हम चीज़ों को एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकें। और तीन चीज़ें होती हैं, एक तो एफिशिएंसी से कर सकें, दूसरा इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकें, एफिशिएंसी इफ़ेक्टिव, और दूसरा गलतियां हम लोग कम करें, इसलिए किया जाता है इसका प्रयोग। अगला है कि मैनेजमेंट सीख लेने के बाद क्या होगा। एक तो सबसे पहले पोटेंशियल मैनेजर हमें मिलेंगे, जो कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो लाइब्रेरी को बोला जाता है, या अन्य डिपार्टमेंट है, उसमें एफिशिएंट और पोटेंशियल मैनेजर मिल जाएंगे, जो कि अपना बहुत ही शानदार अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्टाइल्स बनाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चीज़ें होती हैं, अगर हम लोग इसको डिफाइन करें वर्ड को, मैनेजमेंट मतलब क्या समझते हैं आप। तो किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, या हैंडल करना, या किसी पर्पज़ के लिए उसको कैरी आउट करना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि ये मैनेजमेंट है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी हम लोग सोचते हैं। और इसका एक डेफिनेशन भी है, हम लोग देख लेते हैं। एक पीपीटी भी बनाया गया है इस पर। तो इसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो मैनेजमेंट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ बिजनेस, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट बॉडी। इट इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। तो आप समझ में गए होंगे, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये किसी भी चीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को बहुत ही बेहतर तरीके से यूज़ करने का तरीका होता है, मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। और फिर मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है, इस पे देख लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों है, आर्ट और साइंस दोनों है। अब देखो ये साइंस किस तरीके से, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इस तरह का साइंस नहीं है, बल्कि ये फिलॉसफी हो गया, लॉज हो गया, थ्योरीज, प्रिंसिपल, प्रोसेसेस, ये प्रैक्टिसेस, इन सारी चीज़ों को इसमें मेनली सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, इन दोनों साइंसेस का प्रयोग होता है, सोशल साइंसेस का। तो एक तरह का साइंस है। और चूंकि ये साइंस क्या होता है कि किसी भी नॉलेज का हम बार बार किसी भी जगह पे किसी भी सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट कर सकें और वो सही प्रूफ होना चाहिए, वो थ्योरी होता है, वो साइंस होता है। तो इसका भी हम लोग मैनेजमेंट का भी तो प्रयोग करते हैं ना डे टू डे लाइफ में। तो इसीलिए ये साइंस है। और आर्ट कैसे हो गया, आर्ट ऐसे हो गया क्योंकि हम लोग इन सारे साइंसेस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एक्शन प्लानिंग में, और किस पे, ह्यूमंस के साथ। इसीलिए आर्ट हो गया। जितना भी हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है उनके साथ संबंध जो होता है उसको बोलते हैं आर्ट के साथ। तो इसमें मैंने ये छोटा सा फिगर बनाया है। राइटिंग थोड़ा सा अच्छा है मेरा, आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा समझने में। डॉक्टर से मैंने ये राइटिंग सीखा है। चलिए, प्रोसेस में तीन तरीके से होती है। जब हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है उसमें तीन चीज़ें होती है, एक तो डीएम, दूसरा पीएस और एपी, मतलब डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्शन प्लानिंग। और ये मैंने जो बोला था मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें दो चीज़ें, दो अंतर होता है। किसी से भी आप पूछना बता नहीं पाएगा जल्दी। मैनेजमेंट में क्या होता है, मोस्टली चीज़ों को हम प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, या एक्शन को इनिशिएट करते हैं और मॉनिटर करते हैं।
लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे हमारे डीएम एसडीएम, ये सारे लोग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए इनको एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलते हैं। और मैनेजमेंट आप बोल सकते हो पार्लियामेंट को, जो पूरी प्लानिंग वगैरह कर रही है, डिसीजन ले रही है, लॉ बना रही है। तो ये मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क होता है कि प्लान कोई और करेगा उसको मैनेजमेंट बोलेंगे, और इम्प्लीमेंट जो करेगा उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो कई प्रोस्पेक्टिव्स हैं, 3 प्रोस्पेक्टिव्स हैं इसको पढ़ने का। मैंने बोला था हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स में देखेंगे तो मैनेजमेंट में कहाँ पे यूज़ किया जाता था, प्राचीन काल में देखेंगे, और फिर मध्यकाल में देखेंगे, और मॉडर्न युग में देखेंगे। तो इसमें पीपीटी में भी बताया गया है कि किस तरीके से क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी आया, फिर उसके बाद उसमें विभिन्न प्रिंसिपल्स दिए गए, फिर नियो क्लासिकल आया, और उसके बाद फिर मॉडर्न आया। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखो एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था प्राचीन काल में। तो ऐसे ही एक समय की बात है इजिप्ट में 2900 बीसी में। अगर देखो तो वहाँ पे मैनेजमेंट का यूज़ किया गया होगा, तभी तो पिरामिड बने होंगे, अदरवाइज़ पिरामिड इतने शानदार कैसे बन सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये मिडल ईस्टर्न, इसको जुगरट बोलते हैं, लेकिन इसमें गलत लिखा हुआ, तो मैंने सर्च किया वीडियो में जुगरट, तो ये जुगरट हो गया। चाइना का जो वॉल है, दीवार है चीन का, या मिडल अमेरिकन पिरामिड्स हो गई, ये ऐसे ही थोड़ा ना हो गए, इसको तो बहुत ही ज़्यादा, और मैनेजमेंट कितना शानदार रहा होगा, कितनी सारी चीज़ें बनी। लेकिन इस बुक को जो लिखा है, ये इग्नू का बुक है, वो लग रहा है कि बेचारा वर्ल्ड फिलॉसफी ही पढ़ा है बिल्कुल। मोस्टली जो मैनेजमेंट की फ़िलासफ़ीज़ हैं वो यूरोपियंस और अमेरिकन्स दिए। लेकिन यार अपना एग्जांपल्स तो इंडियन हम ले सकते हैं ना। मिस्र के पिरामिड को आप देख रहे हो जा कर के, तो मैंने एक भारतीय ने उदाहरण लिया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा काल में जो दीवारें थी, स्नानागार था, देखो कितना शानदार और साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। तो वहाँ पे कितना अच्छा मैनेजमेंट का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग ये उदाहरण मत देना इजिप्ट वाला, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का देना। ये मैंने लिखा भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री बायस्ड ने लिखा है इस बुक को। चलो नेक्स्ट क्या चीज़ है, जैसे क्या होता है कि कैसे ये उभरा, मैनेजमेंट का साइंस कैसे उभरा, आपको मज़ा आएगा। पहले जब हम लोग छोटे थे, बचपन, बिल्कुल छोटे बच्चे, बिल्कुल 1-2 महीने के मुझे लग रहे होंगे, तो मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों को, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से दूध पी लो, जल्दी, ओ भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, चुड़ैल पकड़ लेगी, ये भूत आ गया, ये खूंखार सा आदमी आ गया, वो उठा कर ले जाएगा, वो बाबा आ गए। तो डराते हैं जब छोटा बच्चा होता है। इससे थोड़ा सा बड़ा जब होता है तो बोलते हैं ओ पापा को बुलाएं, पापा को बुलाएं, नहीं खाना खा रहा। अभी मतलब उसकी उम्र 1-2 साल की ही होगी, तो समझ गया है पापा जो एक खतरनाक आदमी है। चुड़ैल के कॉन्सेप्ट से बाप का कॉन्सेप्ट आया। फिर उसके बाद जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स बुलाए, प्रिंसिपल को बुलाए, टीचर को नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसके बाद उससे डरा करके उससे काम निकलवाया जाता है। तो बाप हो गया, शिक्षक हो गया। उसके बाद जब थोड़े से हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो खुद ही समझ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो समाज के लोग क्या कहेंगे, मतलब हम ये काम कर देंगे, हम दूसरे कास्ट में शादी कर लेंगे, दूसरे रिलीजन में दोस्त बना लेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट भी उभरा। ठीक है, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था भगवान का, अरे अगर तुमने ये काम किया, ये ठीक से नहीं किया, तो आपको सज़ा मिलेगी। तो फियर ऑफ पनिशमेंट था, फियर ऑफ गॉड था। तो ये इसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता था, उस समय राजा वगैरह हुआ करते थे। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंस, वो इटालियन रूलर के लिए लिखा था। तो वो लोग क्या करते थे, इसी तरीके का अप्रोच बनाते थे कि मतलब सबको मैनेजमेंट में लाने के लिए, सबको अच्छा सा काम करवाने के लिए 2 काम करवाते थे। एक तो भगवान का डर कि तुम बेटा ये करो, और दूसरा राजाओं का डर। तो ये हो गया। चर्च भी था। चर्च उस समय रोमन जो कैथोलिक चर्च हुआ करता था वो फ्यूडल रूप में था, कि मतलब वो जो बोले वही सही है। कितने लोगों को तो टांग दिया था, कितने लोगों को जहर पीना पड़ा, कितने लोगों को फांसी पे लटका दिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने चर्च के विरुद्ध बातें रख दी थी। तो उस समय का किस तरह से मैनेजमेंट रहता होगा, तो उसको फ्यूडल सोसाइटी थे। फिर उसके बाद रेनेसा का काल आ जाता है, जिसमें लोग बोलते हैं हम चर्च को नहीं मानेंगे, बल्कि सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को मानेंगे। लेकिन आजकल भारत में सब वही मान रहे हैं, बाबाओं के चंगुल में जाते हैं। बाबा जी हमें ये तकलीफ़ हो गई, तो बाबा जी बोलते हैं आज
किस रंग का आपने, चलो वो उदाहरण छोड़ देता हूँ। आज इस रंग का आपने चीज़ें खाई है तो कल उस रंग का खा लो। तो ऐसे बाबा लोग हैं और बोलते हैं चमीटा महाराज, ऐसे बेवकूफ़ लोग। तो हम लोग अभी प्राचीन काल में जी रहे हैं, तो प्राचीन काल की बातें हम लोग ज़्यादा करते हैं। कभी अगर 100-200 साल बाद जब हम लोग मिडवल काल में आएंगे, मुझे लगता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री वो सारा प्राचीन काल में ही आ जाता है। फिर उसके बाद इसीलिए हमारे हमारे देश का कोई भी मैनेजमेंट थ्योरी नहीं है। जितनी थ्योरीज मैं बताऊंगा सारा यूरोपियंस हो आया होगा, और ये सारी थ्योरीज इसी रेनेसा काल के बाद आया है। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब कि जो जितनी भी बातें होंगी अब वो सारा साइंटिफिक बेस्ड होंगी। तो ये हो गया, और मोस्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद आया ये सारी चीज़ें। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और मज़ा था। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। पीपीटी बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो उसको बीच बीच में लाना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले पीपीटी से उसका मैनेजमेंट का वो देखा, डेफिनेशन। अब देखो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी जो होता है 1880 से 1920 के दशक से शुरू होता है, और इसमें ये 4 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। एफ टेलर, हेनरी फयोल, मैक्स वेबर और एल्टन मायो। इन चारों लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें जब आगे पढ़ेंगे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिकल थ्योरीज़ को पढ़ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो 3 तरह की थ्योरी है। एक तो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, न्यू क्लासिकल, और न्यू क्लासिकल मतलब मेडिवल, और उसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो हिट एंड अदर्स, तो आप लिख देना हिट एंड अदर्स ने ये 3 चीज़ का कैटेगराइज किया है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न। फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसमें क्या है, क्लासिकल वाले में 1880 से 1920 में शुरू होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। 1820 से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, वहाँ पे लोग आने लगे। अब उसका परिणाम क्या हुआ, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने लगा। मैनेजर को उठाकर उसी में डाल दिया, जो चिमनी है उसमें डाल दिया मैनेजर को। एक दूसरे से सब लड़ रहे हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं है। तब इन लोगों को लगा, रहे बाप रे अब तो गड़बड़ हो गया, अब तो हमें थ्योरी बनाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने थ्योरी बनाया, मजबूरी में थ्योरी बना है। कोई ये बहुत विद्वान ऐसे ही बुद्धि के मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कह सकते हैं। तो रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद फिर इन लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल ये सारी चीज़ें लाए। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहली जो थ्योरी आती है इसमें, इसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये जो फेडरिक विंस्लो टेलर, इनका मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये हैं भाई एफ टेलर जिनको बोला जाता है। इनको ये दादाजी हैं, पिता बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के। और इन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी और डिफरेंशिएट पीस रेट इसके बारे में बात किया था। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इस तरह से काम करता है। तो इन्होंने सबसे पहली चीज़ बोला कि इसका जो इन्होंने क्या क्या अपने थ्योरी में बोला उसको हम लोग देख लेते हैं। कि सबसे पहली बात बोली कि हर व्यक्ति का जो जॉब होना चाहिए वो कई एलिमेंट्स में, कई टुकड़ों में बांट दिया जाना चाहिए, और साइंटिफिक तरीके से परफॉर्मेंस होना चाहिए। और उसको अगर हम लोग जॉब को बांट देंगे कई टुकड़ों में तो अच्छे तरीके से हम लोग उसको मॉनिटर कर पाएंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि वर्कर्स जो सिलेक्ट होते हैं उन्हें साइंटिफिक सेलेक्ट होना चाहिए, वो उसके बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो बीलिस के करना चाहिए, एमलिस करना चाहिए, उसका इंटर्नशिप होना चाहिए। फिर उसके बाद वो अच्छा लेबर बन पाएगा, अदरवाइज़ वो अच्छा लेबर नहीं कहलाएगा। चलो मैं लेबर शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, उससे ख़राब कोई शब्द होता तो मैं इसका यूज़ करता, बट नहीं है। तो उसके बाद तीसरी बात उन्होंने बोला कि देयर शुड बी गुड कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला चीज़ डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए मैनेजर और वर्कर में। तो 4 चीज़ें उन्होंने बोला। उसके बाद इन्होंने बोला ये इसको कर लो ना, उसके बाद क्रांति आ जाएगी। बहुत बड़े बड़े इन्होंने डींगे यहाँ के कि दोनों का बेनिफिट होगा, उसके बाद लाभ जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर इन जो प्रोडक्टिविटी होगी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, हाईएस्ट लेवल पे चली जाएगी। ये सारी बातें इन्होंने फेंकी, लंबी लंबी फेंक रहे थे टेलर साहब। तो कोई बात नहीं। उसके बाद एक हेनरी एल गेंट हैं, इन्होंने बोला कि एक चार्ट बनाना चाहिए, चार्ट के अनुसार प्रोडक्शन करना चाहिए। और उसके बाद फिर एक तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें बोली, कितने लोगों को आप पढ़ोगे। तो
उसके बाद हम लोग लिमिटेशंस, साइंटिफिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो उन्होंने 4 चीज़ें बोली, तो उन्होंने बोला कि जो कहाँ गया, इन्होंने सीधे सीधे बोला कि एलिमेंट्स को इस तरह से डिवाइड कर देना चाहिए, फिर ट्रेंड वर्कर होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए। तो फिर उसमें क्या है कि उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि जिसको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे उसको ज़्यादा हम लोग काम करवा सकते हैं ज़्यादा पैसे दे करके, ये सारी बातें ये लोग बोल रहे थे। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ह्यूमन जो है वो इकोनॉमिक आदमी नहीं है, वो सोशल आदमी भी है। इसीलिए उसको सिर्फ फाइनेंशियल लाभ दिखा करके ले पैसा ऐसे दिखा करके आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसे पैसे के साथ प्रेम भी चाहिए, समाज में सम्मान भी चाहिए, उसे शादी में भी घूमने जाना है, उसे त्यौहार भी मनाना है, ये सारी चीज़ें भी हैं। और फिर उसके बाद ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये मैंने बता दिया कि उसका जो बिहेवियर है फाइनेंशियल नीड्स से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और तीसरी जो है टाइम एंड मोशन, ये जो साइंटिफिक स्टडी नहीं है यार, इसमें एक स्टडी आया था टाइम एंड मोशन। ये लोग बोलते हैं कि अपना जो काम है वो हर टास्क को उसको करने के लिए टाइम एंड मोशन की थ्योरी इन्होंने फ्रैंक एंड गिलबर्ट ने भी दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लो ज़्यादा घूमना ना पड़े, जो ज़्यादा आपको गति ना करना पड़े, जैसे किसी को बुक आपको देना है तो जो सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली बुक्स है उसको अपने पास ही रख लो, रेफरल सिस्टम में ये लोग बोलते हैं। बट ये ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, हर चीज़ आप अपने पास नहीं रख सकते, तो ये साइंटिफिक नहीं। अगला है कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का है, ये अगर हम लोग मशीन लगा दें तो पूरी तरीके से ह्यूमंस का इंटरफेरेंस ख़त्म हो गया, हो ही रहा है पूरी तरीके से अगर मशीन। तो ये 4 डिमेरिट्स हैं, आप लिख सकते हो इसको। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया, इनका हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ लिया। अब हम लोग इनका पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। इसको दिया था हेनरी फायोल ने। अब इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, क्या क्या हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये रहे हेनरी फायोल, इन्होंने दाढ़ी इस तरह से रखी तो इन्होंने क्या बोला था उसको हम लोग देख लेते हैं। फायोल ये जो फायोल था ये फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था, मतलब उद्योगपति था। तो इसने जो फील किया इसने एक किताब भी लिखा था, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, उसी के आधार पे। तो 14 सूत्र इसने दिए। सबसे पहले इसने बोला कि डिवीज़न ऑफ लेबर, जिससे क्या होगा, जब हम डिवीज़न ऑफ लेबर करेंगे तो इफ़िशियंसी आएगी रिजल्ट में। दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए और वो अथॉरिटी सिर्फ ऐसे ही ना हो, रिस्पॉन्सिबल भी हो। आपने वो नितिन गडकरी का वीडियो देखा था जिसमें वो NHI वालों को गाली दे रहे थे बहुत ज़्यादा धमका रहे थे। तो अथॉरिटी ने, NHI वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया और उन्होंने 10 साल लगा दिए थे NHI की बिल्डिंग बनाने में। तो इसलिए ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। डिसिप्लिन होनी चाहिए, ये तो सबको पता है कि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा, गोल जो हो गए वो अचीव नहीं हो पाएंगे। यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, जैसे मतलब एक सुपीरियर अथॉरिटी, फिर लोअर अथॉरिटी और वर्कर, तो कमांड प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, कि मतलब डायरेक्शन कोई अलग अलग नहीं दे रहे, कि मैनेजर आकर कुछ और बोल कर दिया, सुपरवाइज़र कुछ और बोल कर दिया, और जो लेबर है वो कुछ और सोच रहा है। तो मान लीजिए आप एक लेबर की तरह लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं एज ए लेबर, तो फिर प्रिंसिपल आकर कुछ और बोल कर आपको गया, बच्चे कुछ और आपको बोल कर जाते हैं, टीचर आपको कुछ और बोल कर जाते हैं, और आपके लेबर रूपी दिमाग में कुछ और जाता है। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो हमें इस पे बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या है, सबको पता होना चाहिए। और बाकी पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन सबको अच्छे से मिलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। और एक सबसे शानदार चीज़ इस भाई ने बोला कि स्केलर चेन चेन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, सुपीरियर, जूनियर, लेबर, ऐसे चेन होना चाहिए प्रॉपर। फिर ऑर्डर अच्छे से होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, स्टेबिलिटी इन टेन्योर, मतलब 5 साल के लिए किसी को फिक्स कर दिया तो 3 साल पहले ही नहीं हटा सकते हैं। जैसे उसमें RTI का जो हेड होता है उसको नहीं हटा सकते।
बट उसको अभी हटा देते हैं लोग। जैसे जजेस का जो टेन्योर होता है फिक्स होता है, तो उसको लगेगा अरे 5 साल के लिए हैं तो मेहनत कर सकते हैं। अगला स्पिरिट डी कॉप्स, मतलब ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। देख रहे हो किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, लेबर्स को। पैसा खुद कमाएंगे और ये सारे नियम कानून लेबर्स तक जाएंगे। सो डोंट बी लेबर, बी ऑफिसर। अब इसका लिमिटेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इसमें इसने क्या बोला यार, एक तो कॉन्ट्रडिक्टरी, जिसने इसने बातें बोली ना, एक तो विरोधाभासी है एक तरफ ये, और इतना ज़्यादा इसमें डिलेमा है, कंफ्यूज करके रख दिया है इसने। एक तरफ तो ये बोलता है कि जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब विशेषीकृत होना चाहिए। फिर उसके बाद बोलता है डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए। एक तरफ यार कैसे कंफ्यूज कर रहे हो, एक बार बोलता है कि सिक्योर टेन्योर होना चाहिए और एक बार बोलता है कि नए नए लोगों को भर्ती करना चाहिए। कंफ्यूज करके रख दिया इसने। और उसके बाद पहली चीज़ तो ये कंफ्यूज कर दे रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी वाली बातें हैं। दूसरी बात ये क्या बोलता है कि ये तो इन लोगों ने कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री में देखा सारी चीज़ें इन्होंने लिख दिया। और उसके बाद ये कोई रिसर्च और प्रैक्टिकल बेस पे है ही नहीं, भाई ने यूं ही कुछ लिख डाला। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स आपको लिखने हैं, अगर ये थ्योरीज पूछी जाती हैं तो लिखनी है। अगला है तीसरा जो है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैक्स वेबर नाम के एक विद्वान हुए थे, उन्होंने इस चीज़ को दिया था। मैक्स वेबर भाई ये थे, कहाँ गए, अरे मैक्स वेबर भाई ये थे, इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दिया था। इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर, फॉर्मल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट बाय रूल्स, ये 3 चीज़ें बताई थी। और इसमें दिया भी गया है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयल ने। अब वेबर्स की थ्योरी जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू हायरार्की, इन्होंने पहली चीज़ बताया था। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स आर गवर्न्ड बाय क्लियरली डिफाइंड रेशनल लीगल डिसीजन रूल्स। तो इसके बारे में और हम लोग जानते हैं क्या क्या था। तो इन्होंने बोला कि जो लेबर्स होने चाहिए उसका डिवीज़न होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। हायरार्की समझते हैं आप, कि जैसे पीएम है, फिर उसके बाद सीएम हो गया, फिर उसके बाद एमएलएज वगैरह हो गए, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, फिर एसडीएम के बाद आ जाते हैं ब्लॉक ऑफिसर, उसके बाद तहसीलदार हो गया, फिर नायब तहसीलदार हो गया, फिर चपरासी हो गया, फिर लेबर हो गए। तो ऐसे ही हायरार्की होना चाहिए कि जो एमलिस और बीलिस बच्चे करके जा रहे हैं वो सबसे ऊपर प्रिंसिपल हो गया, फिर उसके बाद फिर टीचर्स हो गए, फिर उसके बाद लाइब्रेरियन हो गए जो पीएचडी वीएचडी करने के बाद होते हैं, फिर जो लेबर वर्क आता है लाइब्रेरी अटेंडेंट का, वो हो गए। तो ऐसे हायरार्की होना चाहिए, इसकी बात करते हैं वो। फिर उसके बाद सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए जो इनके राइट्स और ड्यूटीज़ को, एम्प्लॉयज़ के राइट और ड्यूटीज़ को कवर करना चाहिए। फिर उसके बाद एक सिस्टम ऑफ प्रोसीजर होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। प्रमोशन सिलेक्शन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और एकदम टेक्निकल बेस पे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। इसका इन्होंने बताया ये सारी चीज़ें। और इसका एडवांटेज बहुत ही है कि एक तो ओवरलैपिंग और कॉन्फ्लिक्ट जॉब को ये एलिमिनेट कर देता है, और प्रिसाइज डिफिनीसन के बाद आ जाने से बहुत ही अच्छा हो जाएगा और हम अपने सिस्टम को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे शानदार चीज़ है कि हायरिंग एंड प्रमोशन मेरिट के आधार पे होना चाहिए। इसी मेरिट को लेकर के मेरिटोक्रेसी इसको बोलते हैं। इसी के आधार पे कुछ लोग आरक्षण का विरोध भी करते हैं बहुत ही ज़्यादा, कि सारा जॉब्स वगैरह आरक्षण बाधक है इसमें। तो कुछ लोग मेरिटोक्रेसी, तो ये भी मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं। और एक्सपर्टीज़ और एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ का है उसका उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, एक्सपर्ट उसको होना चाहिए उसमें। लेकिन उसके कुछ बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज में है। रेड टेपिज्म जानते हो आप लोग, उसमें क्या होता है कि ब्रिटेन में क्या होता था कि जो फाइल्स आती थी गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास, वो लोग क्या करते थे, लाल टेप चिपका देते थे। लाल टेप चिपका देने का मतलब, लाल टेप लगा देने का मतलब कि इन्होंने अभी रिश्वत नहीं दिया है, और ग्रीन टेप लगा देते जिन्होंने रिश्वत दे दिया है। तो ग्रीन वाली फाइलें आगे चली जाती थी, लाल वाली पीछे रुक जाती थी। इसी को बोलते हैं रेड टेपिज्म, मतलब जितना रिश्वत नहीं दोगे, जब रिश्वत नहीं दोगे आप, तब आगे नहीं जा पाओगे। एंड पेपर वर्क नॉट ओनली लीड द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस।
तो ये सब कुछ खतरनाक चीज़ें हैं कि मतलब फाइलें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। हायरार्की में ही तो प्रॉब्लम होती है कि डिसीज़न ही नहीं हो पाता। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में क्या होता है कि पहले न्यूज़पेपर आता है लाइब्रेरी में, फिर उसके बाद बेचारा वो बिल भेजता है लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी वाले बिल को चढ़ाते हैं कोहा और सॉफ्टवेयर्स में प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद बिल को भेजते हैं लाइब्रेरियन के पास। लाइब्रेरियन अपना स्टैम्प और सारी चीज़ें मिलान करता है, फिर उस सिग्नेचर करता है। फिर उस बिल को भेजते हैं प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल उस पर सिग्नेचर करती है। फिर उस बिल को भेजते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट के पास, उसके बाद वो क्लिक करता है। फिर उसके बाद वो भेजता है मुझे लगता है बीसी को भेजता होगा, फिर बीसी उसको ध्यान देते होंगे। फिर उसके बाद उसको भेजा जाता होगा जो यूनिवर्सिटी का अकाउंट डिपार्टमेंट है। फिर उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेजा जाता होगा। फिर उसके बाद वो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता होगा, और फिर मंगल ग्रह वगैरह पे चलो ये मजाक के लिए था। तो इसमें ये भी है कि जो लोग होते हैं वो मशीन की तरह काम करने लगेंगे और अनकंसर्न हो जाएंगे, ये भी है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तीनों जो थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ा उसकी बहुत ही ज़्यादा डिमेरिट्स हैं। तो क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में आप वही सारी चीज़ें लिख देना, उसमें कोई नई चीज़ नहीं करनी है कि किस तरीके से चीज़ें थीं। जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये 3 थ्योरीज पढ़ लिया, एफ टेलर, हेनरी फेयल और मैक्स वेबर की। और इनका बिहेवियरल थ्योरी हम लोग आगे पढ़ेंगे नियो वाले में। तो इसमें हम लोगों ने कमियां भी देख लिया, तीनों में क्या क्या कमियां और अच्छाइयाँ थी। आगे हम लोग जो नियो वाला पढ़ते हैं, नियो क्लासिकल थ्योरी, मतलब मध्यकालीन, नियो मतलब मध्यकालीन 1920 से 1950 में। इन लोगों ने बोला अरे भैया सारा तुम लोगों ने फोकस कर रखा है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, मैनेजमेंट करो। तो ये जो सोच है ना तुम्हारी, वो कंपनी के मालिकों और इंडस्ट्रियलिस्ट की ओर ज़्यादा है, लेकिन आप ह्यूमन बिहेवियर को सोच ही नहीं रहे हो, और उसके बाद मोटिवेशन को नहीं सोच रहे हो। तो हम सोचेंगे, तो ये लोग इसी में बर्बाद हो गए। तो इन लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये सारा जो अप्रोच होगा ये पूरा ह्यूमन ओरिएंटेड अप्रोच होगा, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है ह्यूमन के एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज करने के लिए, इसके बारे में इन लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। और ये लोग बहुत महान काम नहीं किए। उन दिनों क्या हुआ कि रिसर्च चल रहा था, ह्यूमन रिलेशन स्कूल, एक एक तो दो स्कूल उस समय चल रहे थे। स्कूल मतलब थॉट्स, समझ गए, जो अब विचारधारा होती है, जैसे आजकल राइट विंग लेफ्ट विंग, ऐसे ही स्कूल हो गया, सोच सकते हो। तो ह्यूमन रिलेशंस स्कूल और बिहेवियर स्कूल, ये दोनों उस समय बढ़ रहे थे। तो इन लोगों ने सोचा अच्छा इसका यूज हम लोग करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो ये एल्टन मायो, इन्होंने एक थ्योरी दिया, ह्यूमन रिलेशन स्कूल से रिलेटेड हैं ये। तो इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छे काम किए कि किस तरीके से बेस्ट, इन्होंने एक वर्ड भी बोला था, सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स शुड बी द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द मैनेजमेंट। सेटिस्फैक्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल नीड्स शुड बी प्राइमरी कंसर्न ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये लोग ह्यूमन बिहेवियर को इस लेवल पे जा कर के तवज्जो देते हैं। तो बेस्ट वर्क इन्वायरमेंट कुड बी डिटरमाइंड, जितना भी बढ़िया इन्वायरमेंट होगा उतना ही बढ़िया एफिशिएंट और लेस टायर्ड वर्कर होंगे, इनका ये कहने का मतलब है। इन्होंने इतनी सिंपल बातें की ना कि अगर यार जो लाइट होता है, लाइट का जो यूज़ हम लोग करते हैं, प्रकाश का, और उसके बाद अगर हम लोग काम करते समय जो लंच ब्रेक होता है या टी ब्रेक होता है, ऐसे बीच बीच में ब्रेक होते हैं, वॉशरूम ब्रेक हो गया, और उसके बाद दूसरा वर्किंग आवर्स हम लोग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। पहले था 18 घंटा, फिर 12 घंटा, फिर 8 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 5 घंटे, फिर वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें चल रहा है। फिर उसके बाद किस तरीके से पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज कर देता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो लाइट की व्यवस्था है वो प्रोडक्टिविटी को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकता है। तो ये लोग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। फिर उन्होंने कुछ और भी बोला कि जो इंडिविजुअल होता है वो सोशल नीड्स से मोटिवेट होता है, कि इसीलिए तो आजकल कंपनीज बोल रही हैं कि तुम लोग काम करो, मेहनत से ये अचीव करो, हम तुम्हें मार्क्स मतलब मंगल ग्रह पे भेजेंगे। कुछ लोग तो शुक्र ग्रह पे भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सोशल नीड्स हो गया। दूसरी चीज़, पीपल ऑब्टेन देयर सेंस ऑफ आइडेंटिफाई थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशंस।
तो ऑफिसेज़ का वर्क कल्चर वो लोग बताते हैं कि कोई सर एक दूसरे को नहीं बोलेगा, कोई एक दूसरे को मैम नहीं बोलेगा। तो वर्क कल्चर को, इंटरपर्सनल रिलेशंस को डेवलप करने की वो लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं सब थ्योरीज़ का वो ये सब देखते होंगे आप लोग। और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेशन एंड रूटिनाइजेशन, ये दोनों चीज़ जो हुआ है ना, उससे लोग बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हुए हैं, तो उसको भी ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव टू द सोशल फोर्सेस ऑफ पीयर ग्रुप्स देन टू द इंटेंसिव्स एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। कई बार वो बोलते हैं कि आप तो जाओ ही, साथ में आपकी पत्नी को भी हम मार्स पे भेजेंगे, तो आप अपने अपने पूरी फैमिली को मार्स पे लेकर जा सकते हो। तो लोगों को मोटिवेशन, हाँ काम करेंगे काम करेंगे, पूरा लेबर ही करेंगे, 8 घंटा नहीं हम 18 घंटा काम करेंगे, पूरे 365 दिन 18 घंटे काम करेंगे, और 10 दिन के लिए हम मार्स पे जाएंगे तो ये सब इंसेंटिव्स इन्हीं सब चीज़ों से आता है। ये जो टेलर और ये अन्य लोग हैं ना, इन लोगों ने सारा काम किया है। गुलाम बनाने का कितना शानदार तरीका है, ये सब पढ़ के मज़ा आता है कि किस तरीके से लेबर्स को, वर्कर्स को गुलाम बनाया जा सकता है। ये सब वही थ्योरीज़ हैं यार। इन लोगों ने जो रिसर्च किया है फ्री में नहीं किया है, बल्कि इन्हें पैसे दिए तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने। अगला है कि जो ह्यूमन रिलेशन स्कूल है, कि इन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें ह्यूमंस को करना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, इसका क्रिटिसिज्म सबसे बड़ी चीज़ का है कि ये जो पहले जो प्राचीन काल में थ्योरीज आई हुई थी, इसके ये उल्टे हो गए। वो लोग प्रोडक्शन करते थे, ये ह्यूमन करने लगे, तो पूरा ही उल्टा हो गए। और ये कुछ ज़्यादा ही ह्यूमन रिवार्ड पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा बेस्ड हो गए। तो ये कुछ इसका वो है, क्रिटिसिज्म है। अगला जो स्कूल आता है बिहेवियरल स्कूल, ये भी उससे अलग नहीं है, बिल्कुल अलग हम इसको नहीं कहा जा सकता, बल्कि वही जो थ्योरी था उसी को कन्वर्ट करके इसमें लाया गया। तो ये जो एल्टन मायो थे, इन्होंने ही ह्यूमन रिलेशन स्कूल को बाद में कन्वर्ट किया बिहेवियरल स्कूल में, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। फिर उन्होंने बोला था कि fulfillment of emotion needs mainly as means of achieving other primary economic goals, कि मतलब अगर हम अपना इमोशनल नीड्स पूरा हो रहा है तो अदर प्राइमरी इकोनॉमिक गोल्स भी पूरे हो सकते हैं। जैसे इसीलिए लोग पैसे देते हैं। और मैं जहाँ पे वर्क करता था तो वो उन लोगों ने वर्कर्स को मिठाई दिया दिवाली में, और कुछ पैसे भी दिए। फिर मैं इस पे सोचा कि यार ये मिठाई और पैसे का क्या लॉजिक है। तो यही है कि बेटा तुम गुलाम बने रहो हमारे, हम मिठाई और पैसे देंगे तो इमोशनली अटैच करने की कोशिश करते हैं। अरे हमारी जो कंपनी है कितना ज़्यादा सोचती है, ट्रिप पे भेजती है, मिठाई देती है। तो यही है बिहेवियरल चेंज को, किस तरीके से आपके इमोशन को चेंज किया जा रहा है, किसमें, इकोनॉमिक गोल को अचीव करने में। जो नेटवर्किंग कंपनीज होती हैं वो क्या बोलते हैं, अपने रिश्तेदारों को बोलो कि वो आपसे जुड़ें, फिर वो अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, फिर ढेर सारे कमीशंस आपको मिलेंगे। यही है। अगला है यूटिलाइज पीपल मोर इफेक्टिवली इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो फिर ये बिहेवियरल का ये ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा, फिर उसके क्रिटिसिज्म वगैरह आप लिखना, आप समझ लो इस चीज़ को तरीके से। और एक और भी शानदार चीज़ है, बिहेवियरल स्कूल इज़ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल चीज़ों का यूज़ करते हैं। देम आर लार्जली कंसर्न्ड विथ मोटिवेशन, ये सारे लोग ह्यूमन मोटिवेशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये मिडवल काल में, तो प्राचीन काल में क्या उन्होंने बोला, प्रोडक्शन बढ़ाओ प्रोडक्शन बढ़ाओ प्रोडक्शन बढ़ाओ। मिडवल में क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, ह्यूमन 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 इमोशंस, ह्यूमन मोटिवेशन। मॉडर्न वाले बोलेंगे ना जी, अब हम दोनों को मिक्स करेंगे, ये और ख़तरनाक है ये मिडल पाथ लेकर जाएंगे। नहीं, हम ना तो एक्सट्रीम पे प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे और इंडस्ट्रियल और ऑनर्स के बारे में सोचेंगे, ना तो एम्प्लॉयज़ और ह्यूमन को सोचेंगे, हम बीच वाला पथ, मध्यम मार्ग अपनाएंगे। तो मॉडर्न वाली थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं, ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखो, ये सब थ्योरीज ऐसे ही नहीं आ जा रही हैं कि इनका दिव्य स्वप्न रात में देखा और सुबह थ्योरी दे दिया। दरअसल जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, उसके बाद कई तरह की डेवलपमेंट होते गए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता गया, तो उसकी नीड्स भी आने लगी, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं ह्यूमन बिहेवियर की बात करने लगे थे,
कूटे गए थे। प्राचीन काल में जब उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया तो बंदा मशीन की तरह हो गया, तो मैनेजर को डाल दिया भट्टी में, एक दूसरे की आंख फोड़ दी, मतलब मशीन को आग लगा दिया, कंपनियों को फूंक दिया, हड़ताल पे जाने लगे। तब बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो हमें लेबर राइट्स की बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे ब्रिटेन वगैरह में पार्टी भी चेंज हो गई, लेबर पार्टी वगैरह आने लगी, समझ गए। तो बहुत बड़ा चेंज होता है, ऐसे नहीं। फिर उसके बाद बोले नहीं नहीं, हम ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे। फिर उसके बाद कंपनी ऑनर्स को लगा यार ये तो सब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, इनके ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट्स की बात करने लगे, अपना प्रोडक्शन का कौन बात करेगा। फिर उन्होंने पैसे दिए साइकोलॉजिस्ट को, रिसर्चर को, बेटा एक नई थ्योरी लेकर आओ और से रिसर्च करो कि कैसे हम लोग इनको फिर से गुलाम बनाएं। गुलाम तो हमेशा से थे, तो अभी ये नए तरीके से गुलाम बनाने का तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट में। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल इंडिविजुअल एंड डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स, मोटिव्स, एस्पिरेशंस एंड पोटेंशियल्स। तो यही चीज़ें हैं भैया। उसमें कौन कौन सी थ्योरी है आगे हम लोग देख लेंगे। तो एक थ्योरी आती है सिस्टम अप्रोच थ्योरी। सिस्टम क्या होता है कि कहाँ गया, सिस्टम इज entity made up two or more interdependent parts that interact to form a functioning organism। अब देखो सिंपल सा मैं सिस्टम बता देता हूँ। सिस्टम होता है कोई तंत्र। जैसे मान लो क्या होता है कि एक वृक्ष है, वृक्ष क्या करता है, सूर्य से रोशनी लेता है और ज़मीन से पानी लेता है और मिनरल्स लेता है, फिर क्या बनाता है, सूर्य की रोशनी में उसके पत्ते खाना बनाते हैं और वो हरा भरा होता है। तो एक तंत्र हो गया, सूर्य, पौधे और जल, ये तीनों मिलाकर के एक तंत्र बन गए। फिर उसके बाद क्या करता है, वो ऑक्सीजन देता है बाहर, उस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। तो ये पूरा सिस्टम हो गया। ऐसे ही मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, ये जब सिस्टम थ्योरी आप लिखो तो इंटरडिपेंडेंट शब्द को जरूर लिखना, ये इसका की पॉइंट है, की वर्ड है। तो ये होता है। और दो तरह का सिस्टम हो सकता है। तो मैनेजर को भी इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। आप मैनेजर बनने वाले हो, मैनेजमेंट पढ़ने वाला ही तो मैनेजर होता है। तो फिर दो तरह का सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है जो बाहरी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, और दूसरा क्लोज सिस्टम होता है जो खुद में ही रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ओपन सिस्टम इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट, जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया, ह्यूमन और सोशल सिस्टम हो गया, ये बाहर से लोगों को मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और दूसरा जो क्लोज सिस्टम होता है वो फिजिकल और मैकेनिकल सिस्टम होते हैं। मतलब कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, बिल्कुल अपने में ही रमे होते हैं, किसी से बात नहीं करते, वो सब क्लोज सिस्टम के पार्ट हैं। और कुछ लोग इतने एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि ट्रेन में भी दोस्त बना लेते हैं, रिश्तेदारी तक बात पहुंच जाती है और फिर मामला गंभीर हो जाता है। तो वो लोग ओपन सिस्टम के लोग होते हैं। और कुछ लोग फैमिली में भी एकांत में रहते हैं, तो क्लोज सिस्टम के पार्ट हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें यूज़ करना होता है अपने सिस्टम में भी। दोनों सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें बुरा नहीं है। अब द बाउंड्री ऑफ ओपन सिस्टम आर परमिएबल आर पेनेट्रेबल, फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल अपॉन एक्टिविटीज़। अब देखो आजकल क्या बोलते हैं सारे लोग कि जाओ और लोगों की फीडबैक लेकर आओ, फीडबैक लेकर आओ, लाइक्स एंड कमेंट्स, प्लीज़ कमेंट कमेंट कमेंट। ये सब क्या है, ये सब ओपन सिस्टम का पार्ट है कि हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाहरी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहले ऐसा फीडबैक सिस्टम नहीं था। और वो जो आपके कमेंट्स और फीडबैक होते हैं वो आपके भलाई के लिए नहीं होते, बल्कि हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकें इसलिए उसके यूज़ के लिए होता है। अब ओपन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि कुछ भी इसमें शामिल हो सकता है और ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो इस सबसे बड़ा इसका कमी है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो सिस्टम थ्योरी ये रहा कि चीज़ें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं, उसको कुछ पार्ट्स होते हैं और उसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ओपन सिस्टम में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मटेरियल, एनर्जी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सिस्टम थ्योरी था। कंटिंजेंसी थ्योरी, ये लोग क्या बोलते हैं कि जो सिस्टम थ्योरी था वो सारी चीज़ें ऐसे ही थी, वो बाहरी चीज़ों को ऐसे लेकर के जा रहे हैं, इसका कोई क्वांटिटेटिव कोई रूल नहीं था। तो इन लोगों ने बोला कि अब जो रूल होगा वो क्वांटिटेटिव बेस्ड होगा। इन लोगों ने मैनेजरियल स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स, इन्होंने फैक्ट्स फिगर्स की बात करनी शुरू कर दी। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये जो
चीज़ें हैं, कोई भी टास्क है, वो सेपरेट कर दो। सिचुएशन बेस्ड थ्योरी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। सिस्टम थ्योरी में क्या, उन्होंने एक फिक्स सिस्टम बना दिया कि ऐसे ऐसे वो चीज़ें होंगी, सूर्य से रोशनी लिया, पानी लिया और वो बन गया। बट कॉन्टीजेंसी थ्योरी ने बोला ना 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 भैया, सिचुएशन चेंज होता रहता है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सके, ऐसे मैनेजर्स की हमें ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला ईच मैनेजर्स सिचुएशन मस्ट बी व्यूड सेपरेटली। और उन्होंने सलाह दिया कि हमें ऐसी स्किल बनानी चाहिए, हमें ऐसी स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, और जिससे क्या होता है कि हम कोई भी ऐसा सिचुएशन आए उसको हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बोला, और कि पहले से सारी चीज़ें मत बना के रखो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते रहो। तो इसी में आ जाता R&D ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हर चीज़ों का आपको रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो कॉन्टीजेंसी में यही है कि पहले से सिस्टम मत बनाओ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करो। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग व्यू, सॉरी मिस्टेक, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग व्यू इसमें आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म में। इसमें ये लोग बात करते हैं कि जो ह्यूमन है वो रेशनल मनुष्य है। जैसे ह्यूमन जो है रेशनल मनुष्य है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी ह्यूमन की तरह है। इसमें भी कोई भी जो काम करने आए उसमें खुद फील कर सके, उस चीज़ को फील कर सके, इसमें ये सारी चीज़ें बातें करते हैं। उसके बाद ये और भी बोलते हैं कि जो rational design of organization leads to highly specialized and routine jobs in which employees cannot use their all creative and motivational potential। ये मेनली ये बोलना चाहते हैं जो कौन सा था, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं ना, उनको फ्रीडम दो, कुछ भी नया करना चाहते हैं उनको बोलो कि यार तुम मतलब अपना दिमाग लगाओ, नई नई चीज़ें करने की कोशिश करो। तो उतना ज़्यादा फ्रीडम होना चाहिए। अब ग्रेटर फ्रीडम एंड सेटिस्फैक्शन एट वर्क, अगर बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगा तो लोग सेटिस्फाइड होंगे कि मतलब हमने सर को ये बताया और सर मान लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट का भी यूज हो पाता है। आप मून लाइटिंग के कॉन्सेप्ट को जानते हो कि नहीं, मुझे नहीं पता। मून लाइटिंग में कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे तो सैलरी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपना कुछ और भी काम करना शुरू कर दिया, दूसरे कंपनी में भी काम करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे या तो पैसे कम मिल रहे हैं, या तो दूसरा वहाँ पे फ्रीडम नहीं मिल पा रहा कि अपने व्यूज़ को आप एक्सप्रेस कर सको। तो ये एग्जांपल आप ज़रूर देना, मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट, इसी में पेन पेपर लेकर बैठा करो, मैंने पहले ही बोला था। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है मून लाइटिंग वाला। अगली चीज़ है मैनेजमेंट साइंस। तो मैनेजमेंट साइंस जो है कि किस तरीके से मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, उसका यूज़ किया जाए इफ़ेक्टिव तरीके से। किस चीज़ में इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ होगा, डिसीज़न मेकिंग में। तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और मैनेजमेंट साइंस मोस्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आया, जहाँ पे ढेर सारे मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ किया गया। मैं उस फिल्म का नाम भूल गया, उसमें क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मैसेजेस को डिकोड करने के लिए उन लोगों ने मशीन बनाया था। वो हॉलीवुड की मूवी है, मैं उसका नाम भूल गया, याद आएगा तो बताऊंगा कभी। तो मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जा रहे थे उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो उसी समय मैनेजमेंट साइंस भी है कि उसमें थिंक करो, और प्रिसी जो अचीव कर रहे हो आप, वो प्रिसाइज होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। और तब वहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म्स का यूज़ किया जाने लगा। प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन मैनेजमेंट थ्योरीज, तो आपने देखा ही होगा, जो मैंने क्रिटिसाइज़ किया है, जो कमियां बताई हैं, उसी को इसमें लिख देना है, कोई अलग से नहीं करना है। अब ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा उसका कुछ एप्लीकेशन नहीं है, तो वो सड़क पे पड़ा हुआ गंदगी के बराबर ही है और कूड़ेदान के बराबर है, जिसको फेंक देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे चल कर के हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स में काम करेंगे, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर तो लोग लेबर बनेंगे, बट जो लोग ऑफिसर बनेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आप बड़े बड़े डिसीजन लोगे, आप रिसर्च करोगे, तो उन सब जगहों पे इन सारे थ्योरीज़ का काम आएगा कि किस तरीके से वहाँ पे लाइब्रेरी में
बच्चे भी आएंगे, स्टूडेंट रीडर्स भी आएंगे, टीचर्स भी आएंगे, रिसर्चर भी आएंगे, तो बिहेवियर आपका कैसा है, प्लस स्टाफ इतना बड़ा होता है, उनके साथ आप मैनेजमेंट कैसे काम कर रहे हो, कैसे उनसे काम करवा रहे हो, ये सारी चीज़ें का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइब्रेरी में। तो ये सारी चीज़ें आप लिखना। सो हम लोग थोड़ा सा इसको पीपीटी भी देख लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख लो न्यू क्लासिकल थ्योरी में किस तरह से बिहेवियरल और ह्यूमन रिलेशंस था, और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किस तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके से ये 4 थ्योरी मैंने बताया, सिस्टम थ्योरी, कॉन्टीजेंसी थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म एंड मैनेजमेंट साइंस, ये 4 चीज़ें थी। ये पीपीटी हमारी दोस्त वैशाली शर्मा ने बनाया था। थैंक यू वैशाली, आपने ये पीपीटी बनाया और ये थोड़ा सा हेल्प किया इस वीडियो को बनाने में। सो थैंक यू वेरी मच।